आज की डिजिटल दुनिया में डेटा, हाँ, डेटा ही असली ताकत है। और कोई देश अपने लोगों के डेटा और प्राइवेसी को कैसे देखता है, कैसे हैंडल करता है, ये उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। उसके मूल्य, उसका पॉलिटिकल सिस्टम। बिल्कुल। और इसी लिहाज से देखें तो भारत ना अभी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतें हैं, हाँ, वो तो है। दूसरी तरफ लोगों की व्यक्तिगत आजादी का सवाल है, हाँ, और फिर तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनने की भी कोशिश है। और मजे की बात यह है कि भारत का जो तरीका है वो अमेरिका, चीन या ईयू जैसे जो बड़े मॉडल हैं हाँ। उनसे काफी अलग दिखता है। तो चलिए आज जरा इसी पर बात करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर भारत के डिजिटल सर्वेलेंस, मतलब ये निगरानी का जो पूरा सिस्टम है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, देखते हैं कि दुनिया के मुकाबले ये कहाँ हैं, कौन से कानून खास हैं और आजकल क्या कंट्रोवर्सी चल रही हैं। और इसका जियोपॉलिटिकल असर क्या है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं भारत के निगरानी के ढांचे से। देखिए, कानूनी तौर पर ना इसकी नींव दो मुख्य एक्ट्स पर है। एक तो है आईटी एक्ट 2000। हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। जी, उसकी धारा 69 और 69A ये सरकार को पावर देती है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर के लिए जानकारी को इंटरसेप्ट कर सके, मतलब रोक सके या मॉनिटर कर सके। अच्छा। और दूसरा एक काफी पुराना कानून है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। ये कॉल्स या मैसेज को इंटरसेप्ट करने की इजाजत देता है। और इन कानूनों को लागू करने के लिए आपने कहा कुछ सिस्टम्स भी हैं, जैसे वो सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, सीएमएस और नेटग्रिड। ये क्या चीज है असल में? हाँ, देखिए, सीएमएस मतलब सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये एजेंसियों को सीधे टेलीकॉम कंपनियों या आईएसपी से डेटा लेने की सुविधा देता है। सीधे मतलब बिना ज्यादा जांच पड़ताल के? हाँ, प्रक्रिया तेज होती है लेकिन बाहरी निगरानी थोड़ी कम हो जाती है। और नेट ग्रिड यानी नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, वो क्या करता है कि करीब 20 से ज्यादा अलग अलग सरकारी एजेंसियों के डेटाबेस को जोड़ता है। जैसे कौन सी एजेंसी? जैसे टैक्स रिकॉर्ड, बैंक डिटेल्स, ट्रैवल हिस्ट्री, ये सब। कहने को तो मकसद आतंकवाद से लड़ना है, पर ये किसी भी नागरिक की एक बहुत डिटेल्ड प्रोफाइल बना सकता है। और इसमें आधार की भी तो भूमिका रही है। वो बायोमेट्रिक वाला सिस्टम, उस पर तो प्राइवेसी को लेकर काफी बहस हुई थी। बिल्कुल। और अब 2023 में ये नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डीपीडीपी एक्ट भी आ गया है। हाँ, ये कितना फर्क लाएगा? ये पहला प्रॉपर डेटा प्राइवेसी लॉ है ना? जी, ये पहला व्यापक कानून है जो लोगों को अपने डेटा पर कुछ अधिकार देता है। तो ये एक जरूरी कदम तो है, लेकिन इसमें एक पेच है। वो ये कि सरकार और उसकी एजेंसियों को ना राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, इन सब नामों पर काफी छूट दी गई है। अच्छा, मतलब सरकार पर ये नियम पूरी तरह लागू नहीं होंगे? पूरी तरह नहीं, काफी मामलों में छूट है। और आलोचक यही कहते हैं कि ये छूटें कानून का जो असल मकसद था, मतलब नागरिक की प्राइवेसी बचाना, उसे कहीं ना कहीं कमजोर करती हैं। यहीं पर वो एक टेंशन दिखती है। अच्छा, अगर दुनिया के बाकी बड़े देशों से तुलना करें, जैसे ईयू, अमेरिका, चीन, तो भारत का मॉडल कैसा है? काफी अलग है। भारत का मॉडल आप कह सकते हैं एक तरह से सेमी ओपेक है, मतलब आधा पारदर्शी आधा नहीं। निगरानी पर जोर ज्यादा है, लेकिन उस पर बाहरी कंट्रोल जैसे कोर्ट का या किसी स्वतंत्र बॉडी का वो सीमित है। और बाकियों का? ईयू का जीडीपीआर तो बहुत मजबूत है, वहां नागरिक की सहमति और पारदर्शिता पर बहुत जोर है। अमेरिका में देखें तो एक तरफ तो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां खूब डेटा जमा करती हैं, हाँ, वो तो है। और दूसरी तरफ सरकार के पास भी फाइजा जैसे कानून हैं निगरानी के लिए, खासकर विदेशी इंटेलिजेंस के मामलों में। चीन का तो खैर पूरी तरह स्टेट कंट्रोल वाला मॉडल है, बहुत ज्यादा निगरानी। रूस भी बहुत सख्त कंट्रोल रखता है और डेटा लोकलाइजेशन पर जोर देता है, मतलब डेटा देश में ही रहे। और भारत में जब हाल में विवाद हुए, जैसे वो पेगासस स्पाईवेयर वाला मामला। हाँ, पेगासस, उसने तो काफी हंगामा खड़ा किया था। आरोप लगे कि पत्रकारों, एक्टिविस्टों, नेताओं की जासूसी हुई इजरायली स्पाईवेयर से। ये दिखाता है कि ये तकनीकें कितनी पावरफुल हो सकती हैं। और फेशियल रिकग्निशन सिस्टम भी तो लग रहे हैं शहरों में। हाँ, 100 से ज्यादा शहरों में, और उसके लिए कोई खास रेगुलेशन या निगरानी का ढांचा अभी बना नहीं है। ये भी चिंता की बात है। और व्हाट्सएप वाला मुद्दा भी तो था, जहां सरकार चाहती थी कि पता चले मैसेज कहां से शुरू हुआ, ट्रेसेबिलिटी जिसे कहते हैं। बिल्कुल। सरकार का तर्क था कि ये अपराध रोकने, फेक न्यूज रोकने के लिए जरूरी है, लेकिन व्हाट्सएप जैसी कंपनियों ने कहा कि इससे तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन टूट जाएगा, जो यूजर की प्राइवेसी के लिए जरूरी है। तो ये टकराव साफ दिखता है। इन सब का भारत की ग्लोबल इमेज और ट्रेड पर क्या असर पड़ रहा है, जैसे ईयू वाली बात आपने कही? हाँ, असर तो है।
सरकार भले ही राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे, लेकिन नागरिक अधिकारों की बात करने वाले कहते हैं कि बिना कंट्रोल के निगरानी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो 2017 में कहा था कि निजता मौलिक अधिकार है। जी। और ट्रेड पर असर ये है कि जैसे ईयू भारत को डेटा ट्रांसफर के लिए सेफ नहीं मानता, क्योंकि यहाँ के कानून उनके हिसाब से कमजोर हैं। अब इसका असर हमारे आईटी और बीपीओ सेक्टर पर पड़ सकता है, जो विदेशी क्लाइंट्स पर निर्भर हैं। तो भारत एक तरफ तो जीपीएआई और क्वाड जैसे ग्रुप्स में टेक कोऑपरेशन कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डेटा लोकलाइजेशन की मांग भी कर रहा है। ये कैसा बैलेंस है? ये भारत की डिजिटल सॉवरेंटी या डिजिटल संप्रभुता पाने की कोशिश है। मतलब वो दुनिया के नियम बनाने में शामिल भी होना चाहता है और अपने डेटा पर कंट्रोल भी रखना चाहता है। इसमें चीन का जो बढ़ता डिजिटल दबदबा है उसका भी रोल है। और आम लोग, सिविल सोसाइटी, वो क्या कह रहे हैं? उनकी तरफ से मांग है कि ज्यादा पारदर्शिता हो, निगरानी पर कोर्ट का या किसी स्वतंत्र संस्था का कंट्रोल हो और एक सच में इंडिपेंडेंट डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बने। चिंता यही है कि सरकार की ताकत बढ़ रही है, पर जवाबदेही साफ नहीं है। तो कुल मिला के देखें तो भारत एक बहुत ही, कह सकते हैं, नाजुक रास्ते पर चल रहा है। डिजिटल निगरानी और व्यक्तिगत निजता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और इसके असर गहरे हैं, देश के अंदर भी और बाहर भी। आगे क्या देखना होगा? ये डीपीडीपी एक्ट कैसे लागू होता है? हाँ, वो देखना होगा। क्या कोई स्वतंत्र रेगुलेटर बनता है? नई साइबर सुरक्षा नीति क्या कहती है? और बाहर से जो दबाव है ईयू का, बिग टेक कंपनियों का, उसका कितना असर होता है? सही बात। और अंत में शायद सोचने वाली बात यह है कि भारत का ये जो डिजिटल गवर्नेंस का मॉडल बन रहा है, ये उसकी बड़ी वैश्विक इच्छाओं और उसके अपने लोकतंत्र की सेहत के बारे में क्या बताता है। या शायद सवाल बस इतना है कि इस डिजिटल दौर में, खासकर भारत जैसे देश में, व्यक्तिगत अधिकार और सबकी सुरक्षा के बीच वो सही वाला बैलेंस मिलेगा कहाँ और कैसे?